इंडियन रेलवे दुनिया का 6 सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 68,000 किलोमीटर के ट्रैक, 7,000 स्टेशन और हर साल 800 करोड़ पैसेंजर है जो कि ट्रैवल करते हैं। लेकिन आपको पता है ये भी दुनिया की सबसे लॉस मेकिंग एंटिटीज में से एक है। 2021-22 के अंदर 68,000 करोड़ का लॉस है जो कि इंडियन रेलवे को हुआ था पैसेंजर ट्रेन से, जबकि जो फ्राइट ट्रेन है वो हमेशा इंडियन रेलवे के लिए प्रॉफिटेबल रहता है। और अगर सोचो कल से इंडियन रेलवे पूरी तरीके से प्राइवेट हो जाए तो क्या होगा? क्या आपका सफर महंगा हो जाएगा? क्या हर गाँव तक रेल पहुंच पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये देश के लिए सही साबित होगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन रेलवेज अब तक पूरी तरीके से प्राइवेटाइज क्यों नहीं हुई है, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, इसके पीछे पीपीपी मॉडल का क्या रोल है और ये क्या देश के लिए सच में फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा। थोड़ा पीछे जाएं तो इंडियन रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी, जब पहली बार पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच में चली। ब्रिटिश एरा में कई प्राइवेट रेलवे कंपनीज थी जैसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेट्रा। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में 1951 में सरकार ने इन सभी कंपनीज को मर्ज करके इंडियन रेलवे बनाया। कारण ये था कि सरकार चाहती थी कि सब कुछ कंट्रोल करके उनके हिसाब से जो है रेल नेटवर्क आगे बढ़ाया जा सके। यूनिफाइड, अफोर्डेबल और एक एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि क्रिएट किया जाए। नेशनलाइजेशन के बाद में इंडियन रेलवे ने देश के कोने कोने तक जोड़ने का काम किया और ये देश के सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी बन गया। आज भी ये दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इंडियन रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है बल्कि देश की लाइफलाइन है। हर साल लगभग 800 करोड़ लोग इस पर सफर करते हैं और 110 करोड़ टन से भी ज्यादा माल इसके जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। 68,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल रूट पूरे देश को जोड़ते हैं और ये देश के सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है, जहां पे लगभग 12 लाख लोग हैं जो कि काम करते हैं। इसका एनुअल रेवेन्यू 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है और इसमें 165 सालों में 6 लाख करोड़ के एसेट्स बनाए हैं, वो भी पब्लिक मनी से। हालांकि 2019 में सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को 150 पैसेंजर ट्रेन चलाने का प्लान दिया, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद थी। लेकिन जब बिडिंग हुई तो सिर्फ 2 प्लेयर्स आए, जिसमें एक IRCTC खुद था। अब ये सवाल है कि ये प्राइवेट कंपनीज जो है उन्होंने इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया? दरअसल प्राइवेट कंपनीज को लगता है कि उन्हें इंडियन रेलवेज का पूरा खर्चा खुद उठाना पड़ेगा और रेवेन्यू का एक हिस्सा भी सरकार को देना पड़ेगा एज ए टैक्स। ये हाई रिस्क लो रिवॉर्ड डील थी, जिसे प्रॉफिट कमाना और भी बड़ा मुश्किल था और रिस्क बहुत ज्यादा था। लेकिन इतने बड़े नेटवर्क के बावजूद इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना कैसे कर रही है? आज के देश के हिसाब से इंडियन रेलवेज का ऑपरेटिंग रेशियो 98.43% है। मतलब हर 100 रुपए कमाने के लिए 98 रुपए है जो कि खर्च करने होते हैं। ये फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। हालांकि ये जो मेजरली लॉसेस है ये आपके सिर्फ पैसेंजर ट्रेन के अंदर है। जो ट्रांसपोर्टेशन वाली ट्रेन होती है वहां पर प्रॉफिट होता है, लेकिन वो नंबर कम है। इसके अलावा पिछले 7 सालों में रेलवे ने 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लोन दिया है, जिसमें से 3.4 करोड़ IRFC के थ्रू, 1.5 लाख LIC के थ्रू और 1 लाख करोड़ जापान से बुलेट ट्रेन के लिए लिया गया है। ये डेथ ट्रैप प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए भी कंसर्न है। रेलवे बोर्ड के डाटा के हिसाब से 2019-20 में 1 करोड़ लोगों के पास टिकट होने के बावजूद उनके सीट नहीं मिल पाई, क्योंकि डिमांड सप्लाई से काफी ज्यादा थी। फेस्टिवल्स और समर वेकेशन के टाइम तो सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। प्राइवेट प्लेयर्स आने से कैपेसिटी बढ़ाने का स्कोप मिलेगा, जिससे और ज्यादा लोग जो है वो सफर कर पाएंगे। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन का एक और मोटिव ये भी है कि ट्रैवल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना, इतना अच्छा डेवलप किया जाए कि आपका एयरक्राफ्ट और जो AC बसेस के लेवल के बराबर आपका इंडियन रेलवे जो है वो आपको सुविधा दे सके। क्लीननेस हो, चाहे फूड क्वालिटी हो, चाहे पंक्चुअलिटी हो, जैसे बेसिक इश्यूज को भी प्राइवेट कंपनी ज्यादा इफेक्टिवली टैकल कर सकती है और सही भी कर सकती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के आने से नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी, जैसे सेफ्टी और कंफर्ट दोनों इंप्रूव होगा। और सबसे बड़ी बात, आज के जमाने में टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेन ऑन टाइम चलेगी तो पैसेंजर सेटिस्फेक्शन भी काफी बेहतर होगा और लोग पे करने में भी दिक्कत नहीं करेंगे। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि एक अच्छा एग्जांपल यूके से ले सकते हैं। 1990 में यूके ने अपने रेलवेज को प्राइवेटाइज किया, जिससे प्राइवेट कंपनीज को ट्रेन ऑपरेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। इससे इनिशियल ईयर में तो कुछ इंप्रूवमेंट देखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कई प्रॉब्लम है जो कि सामने आई। प्राइवेटाइजेशन के बाद फेयर्स में लगातार बढ़ोतरी हुई जो पैसेंजर्स के लिए बर्डन बन गई। सर्विस का फ्रेगमेंटेशन हुआ, मल्टीपल प्राइवेट ऑपरेटर्स होने से सर्विस कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आई और पैसेंजर्स को जो है वो काफी इनकन्वीनियंस हुआ। 2000 में हेडफील्ड रेल क्रैश जैसे इंसिडेंट ने सेफ्टी स्टैंडर्ड के ऊपर भी सवाल उठाया। आज भी यूके में रेल प्राइवेटाइजेशन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और लोग इसके मिक्स रिजल्ट को लेकर काफी चिंता व्यक्त करते हैं। लेकिन वही बात करें जापान की, तो उसने अपने रेलवे सिस्टम को प्राइवेटाइज करने के लिए
लिए एक स्मार्ट और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अडॉप्ट करी, जिसकी वजह से जापान के अंदर ये मॉडल आपको प्राइवेटाइजेशन का काफी सक्सेसफुल देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमें पूरे नेशनल रेलवे को अलग अलग रीजनल कंपनीज में डिवाइड किया गया, जिससे मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी पे ज्यादा फोकस हो गया। ये जापान के अंदर रीजनल डिवीजन करके टेक्निक है जो कि अपनाई गई। ग्रेजुअली उन्होंने इसको इंप्लीमेंटेशन किया। ये प्राइवेटाइजेशन एकदम से नहीं किया गया, बल्कि स्टेप बाय स्टेप फेज में इंप्लीमेंट किया गया, ताकि सर्विसेज में कोई भी डिस्ट्रप्शन है जो कि नहीं हो। इसी को बोलते हैं कि पहले आप फाउंडेशन बनाइए, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाइए। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने फाउंडेशन को मजबूत करते चले गए। ऑपरेशंस प्राइवेट कंपनी को दिए गए, लेकिन सरकार ने ऊपर से कंट्रोल और ओवरसाइट मेंटेन रखा, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो हमेशा सेफ रहे। प्राइवेट कंपनी हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करती है, सरकार हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, और दोनों का ही अपना एजेंडा इंटैक्ट रखना बहुत ही जरूरी है। इस प्लान्ड अप्रोच के रिजल्ट ये हुआ कि जापान की रेलवे और एफिशिएंट बनी, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हुई और पब्लिक वेलफेयर पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। तो इंडिया में ये दोनों मॉडल में से कोई भी फिजिबल क्यों नहीं हो पाया? सबसे बड़ा सवाल यह है। पहला यहाँ पर प्रॉब्लम आती है स्केल का इशू। इंडिया का नेटवर्क 1.25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। मेंटेनेंस और ऑपरेशन का खर्चा इतना ज्यादा है कि प्राइवेट कंपनी इसके लिए वायबल नहीं होता, स्पेशली गांव और रिमोट एरियाज में। सरकारी रेलवे अभी 30 से 50 रुपए में 500 किलोमीटर ट्रैवल अलाउ करता है। प्राइवेट कंपनीज ये सब्सिडाइज फेयर कभी भी सस्टेन नहीं करेगी, और आपके फेयर जो है वो कंट्रोल में सरकार के नहीं रह पाएंगे। 60% रूट जो है वो आज भी लॉस मेकिंग रूट्स हैं, जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स सिर्फ प्रॉफिटेबल जोन चलाएंगे, रूरल एरिया इग्नोर करेंगे, जिससे गांव के अंदर आज जो ट्रेन चलती है वो बंद हो जाएगी। इंडियन रेलवेज का एम है अफोर्डेबिलिटी और कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना, और जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइवेट प्लेयर का एम होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अवेलेबल करवाना। दोनों में काफी कॉन्फ्लिक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के हिसाब से 50,000 करोड़ रुपए का एनुअल सब्सिडी देती है, जो पैसेंजर फेयर से एडजस्ट होते हैं। ये सब्सिडी प्राइवेट सेक्टर कभी अफोर्ड नहीं करेगा, ना ही कभी वो दे पाएगा। पर इंडियन रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन पर डिसीजन लेने से पहले हमें हमारे दूसरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भी कुछ लेसन है जो कि लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडियन रेलवे में प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ तो बाकी जगह पे भी नहीं हुआ है। जब एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो हैंडलिंग और पार्किंग चार्जेस जो है वो काफी बढ़ा दिए गए। इससे एयरलाइंस का ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ गया, जिससे सीधा असर एयरफेयर पे पड़ा, यानी आम आदमी का सफर महंगे से और महंगा होता चला गया। इसका एग्जाम्पल आज भी आप देख सकते हैं। इंडिगो का एक क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो 4,000 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन अगर आप जनता की देखोगे तो हर फ्लाइट है जो कि बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। सेकंड एग्जांपल दिल्ली मेट्रो का भी अगर आप देखोगे तो दिल्ली मेट्रो में एक एक्सप्रेस लेन चलाई गई। इस लेन को पहले रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर चलाया करता था, लेकिन टिकट फेयर इतने ज्यादा थे कि लोग बहुत ही कम राइड करते थे, जिसकी वजह से वो काफी लॉस में जा रही थी। लेकिन जिस दिन डीएमआरसी ने इसका टेक ओवर किया, फेयर्स कम किए और डिमांड धीरे धीरे रिवाइव हो गई। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि अगर फेयर कंट्रोल ना किए गए तो पब्लिक एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी दोनों पे बुरा असर पड़ता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमें लो कॉस्ट के ऊपर इंडियन रेलवेज को चलाना और सुविधा देना भी दोनों ही जरूरी है। पर हैरानी की बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ सबसे बड़ा अपोजिशन ट्रेड यूनियंस का है। 2016 में 16 मेजर फेडरेशन ने मिलकर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ रेलवे मैन एक कमिटी बनाई, जिसका एम था प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एकजुट होना। उनका कहना था कि प्राइवेटाइजेशन से लाखों वर्कर्स के जॉब्स खतरे में पड़ जाएंगे और पब्लिक सर्विस का क्वालिटी गिर जाएगी, जो कि एक तरह से सही भी है। अगर रेलवे प्राइवेट हो जाएंगे तो लोगों को नौकरी खतरे में आ सकती है, और ये हमने बहुत सारी सरकारी वैकेंसीज में भी देखने को मिला है। और वहां सरकार ने इस सिचुएशन को सुधारने के लिए एक वैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का भी सहारा लिया है, जिसका एम है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, लेकिन ओनरशिप जो है वो सरकार के पास ही रखना। स्टेशन को रीडेवलपमेंट करना, जैसे कि आपने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर में 1300 स्टेशन को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है। प्राइवेट प्लेयर्स के आने से बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट का एक बेनिफिट है जो कि रेलवे को मिलता है। हाई स्पीड कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जैसे इनिशिएटिव में भी पीपीपी मॉडल का सहारा किया गया, जिसमें प्राइवेट कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर काफी मदद है जो कि करी है। जो हमारे ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स है, जिनको हम फ्राइट कॉरिडोर्स कहते हैं, जो कि डेडिकेटेड बना रखे हैं, उनका भी डेवलपमेंट चल रहा है और इसमें भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रोल है, जिससे लॉजिस्टिक जो है वो एफिशिएंसी बढ़ रही है। सरकार का टारगेट है कि 2030 तक 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट रेलवे में किया जाए, जिससे एक सिग्निफिकेंट पोर्शन पीपीपी मॉडल के थ्रू जो है वो सरकार के पास आएगा। अभी के अगर मैं रेलवे मिनिस्टर की बात करूं तो रेलवे मिनिस्टर का कहना है कि कोई भी इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि हर भारतीय नागरिक की संपत्ति जो है वो भारतीय रेलवे है और सरकार इसको अपने पास में ही रखेगी। नीति आयोग का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन से कंपटीशन आएगा और सर्विस इंप्रूव होगी, लेकिन कैग रिपोर्ट ने भी हाईलाइट किया है कि इंडियन रेलवेज ने प्राइवेट पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इग्नोर किया गया है। पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन रेलवे के
मेन एम है अफोर्डेबल ट्रैवल प्रोवाइड करना। प्राइवेट कंपनीज हमेशा प्रॉफिट मोटिव से चलाती है। उनके लिए रिमोट एरियाज, लो इनकम पैसेंजर को सर्व करना प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो वो चलाएगी ही नहीं। इससे काफी हमारा रूरल अर्बन डिवाइड है जो कि बढ़ जाएगा। ऐसे में प्राइवेटाइजेशन से सोशल इंक्लूसिविटी पर भी सवाल उठते हैं। इंडियन रेलवेज का नेटवर्क जैसे कि मैंने आपको बताया 1.25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसका मेंटेनेंस और ऑपरेशन एक बड़ा चैलेंज है। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए स्केल पे काम करना मुश्किल है, स्पेशली जब उन्हें लैंड एक्विजिशन, रिसोर्स एलोकेशन और मेंटेनेंस का खर्चा उठाना पड़े। इसके अलावा ब्रेकडाउन और एक्सीडेंट का भी रिस्क प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर पिछले 5 सालों में आप देखेंगे तो काफी सारे रेलवे एक्सीडेंट और काफी सारी डेथ है जो कि पिछले 5 सालों में हुई है। जैसे कि 2020 में आप देखेंगे तो 2 मेजर एक्सीडेंट हुए थे, 2021 में भी 2 बड़े रेलवे एक्सीडेंट हुए, 2022 में भी आपको देखने को मिला और 2023 के अंदर 3 बड़े मेजर एक्सीडेंट है जो कि इंडियन रेलवेज के हो चुके हैं, जिसमें 300 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई है, जहां पे मेजर उड़ीसा ट्रेन कोलिजन था, आंध्र प्रदेश और बक्सर डिरेलमेंट मेजर कारण है। तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो भारत जैसे देश के अंदर सरकार को ही बीड़ा उठाना पड़ेगा और सरकार को कोशिश करनी पड़ेगी कैसे वो भारतीय नागरिक को एक अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और सेफ जो है वो ट्रैवल अलाउ है जो कि कर सकें, ताकि देश का कोना कोना जुड़ सके और एक कम कॉस्ट के अंदर एक आदमी पूरे देश में ट्रैवल कर सके। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन जहां पे हमने बात करी इंडियन रेलवे के प्राइवेटाइजेशन होने की, जो कि बहुत सालों से मुद्दा बना हुआ है। हालांकि जो मैंने आपको अभी पूरे फैक्ट्स बताए उसके हिसाब से भारत में आने वाले 50 सालों में भी आपको प्राइवेटाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी प्राइवेट प्लेयर इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपकी इसके अंदर क्या राय है कि भारत को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जरूर आप जो है वो कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर जरूर करें सो दैट सभी को जो है इसके बारे में पता चल सके।